आज 23 दिसंबर है। तारीख इसलिए आपको बताई है और मंगल का रोज़ है, मंगल का दिन है। ये इसलिए आपको बताया है कि तारीख में रकम हो जाए कि आज के रोज़ एक मरतबा फिर PIA की नेजकारी होने जा रही है और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब इस हवाले से अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और इन्हीं के दौर में कुछ अर्सा कबल पहले भी नेजकारी की गई थी और PIA का मुकम्मल रेट रखा गया था। पूरी की पूरी PIA, जहाज़, इक्विपमेंट, इसके साथ साथ अड्डे, उनकी ज़मीनें 85 अरब रुपए। लेकिन बोली देने वाले एक टाइकून आए, प्रॉपर्टी टाइकून, जिनका कारोबार है प्रॉपर्टी का, प्लाट बनाते हैं, बेचते हैं, कॉलोनियाँ काटते हैं, बेचते हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि हम 10 अरब रुपया देने के लिए तैयार हैं। हो सकता है कि ये हुकूमत 10 अरब में उनको बेच देती, लेकिन जिस तरह से रौला पड़ गया, शोर शराबा पड़ गया, हुकूमत की तरफ से इनकार कर दिया गया और वो तारीख आ गई आज की, और वो दिन आ गया 23 दिसंबर 2025, जिसके बारे में कहा गया कि आज इसकी नेजकारी कर दी जाएगी। इसकी जो तफसीलात होंगी आपके सामने रख दी जाएंगी। आप यूँ समझ लें कि ये हुकूमत जिस तरह से अदारों को बेच रही है, कुछ इनकी तरफ से या माजी की हुकूमतों की तरफ से गिरवी रखे हुए हैं और बाकी जो बच गए हैं उनको कौड़ियों के हिसाब से इनकी तरफ से बेचा जा रहा है। देखते हैं इसमें कितनी शफाफियत होती है। अगली खबर की तरफ चलते हैं, बल्कि ये खबर नहीं है, ये बहुत बड़ा एक आलमी मामला है। ये मुबाहिसा हुआ, मुबाहिसा कह लें, मुनाजरा कह लें या कुछ भी इसको कह लें, दो लोगों के दरमियान ये मुनाजरा हुआ है, ये मुबाहिसा हुआ है, ये टाकरा भी कुछ लोग इसको कहते हैं, जिसमें हर कोई अपने अपने फेवरेट को ही ऊपर ले जा रहा है कि ये जीत गया है, ये हार गया है। यहाँ पे हमने आपके सामने गैर जानबदारी से तजिया करना है। इंडिया में ये मुनाजरा हुआ है, बहस हुई है या फिर टाकरा हुआ है, जो भी आप इसको कह लें। एक तो थे जावेद अख्तर साहब, बड़े मशहूर इंडिया के फिल्म साज हैं और इसके साथ साथ शायर भी हैं, दानिश्वर हैं। इनके मुकाबले में एक नौजवान मौलाना साहब थे, उनका नाम है शमाइल निदवी, और इनका मुबाहिसा क्या था, किस पर इनका मुनाजरा था, किस पर इन दोनों की तरफ से मुकाबला किया जाना था, जिसको कुछ लोग टाकरा भी कहते हैं। और अपने अपने फेवरेट को कहा जा रहा है कि उसने दूसरे को पछाड़ के रख दिया, बिछा के रख दिया। लेकिन हमने यहाँ पे गैर जानबदाराना तजिया करना है और इनके माबैन क्या मौजू क्या था, डिस्कस किस पर हो रही थी मुनाजरे का, वो था डज गॉड एग्जिस्ट, क्या अल्लाह ताला का वजूद है, अल्लाह ताला वजूद रखता है। इस पर इन दोनों की तरफ से बहस होनी थी और नाजरीन यकीन करें कि बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की बहस हुई है। वहाँ पे मजहबी हवाले नहीं दिए जाने थे, बल्कि वहाँ पे बात की जानी थी दलील से, और दलील जिस तरह से जावेद अख्तर की तरफ से दी गई, लाजवाल बेमिसाल उनकी तरफ से अपना मौका पेश किया गया, और उसके जवाब में जो कुछ मौलाना नदवी की तरफ से, शमाइल नदवी की तरफ से कहा गया, वो उससे भी कहीं ज़्यादा बढ़कर बाकमाल था, लाजवाल था, बेमिसाल था। दोनों ने अपने अपने मौक़िफ़ के हक़ में ज़बरदस्त किस्म की दलीलें दी। वहाँ पे जो लोग बैठे हुए थे वो दाद देते रहे, हम मुसलमान हैं, हमारा ये अक़ीदा है, और दीगर भी बहुत से मज़ाहब हैं जिनका अक़ीदा है कि खुदा मौजूद है और उसके बगैर ये कायनात चल नहीं सकती। लेकिन ये मुल्हिद हैं और मुल्हिदों की नुमाइंदगी वहाँ पे, एथीस्ट की नुमाइंदगी वहाँ पे कर रहे थे जावेद अख्तर साहब। उनकी तरफ से भरपूर दलाइल दिए गए, उन्होंने कई सवालात किए जिनका जवाब दिया गया उनकी तरफ से, मौलाना की तरफ से, और उन्होंने जो सवालात किए इनका जवाब दिया गया जावेद अख्तर की तरफ से। वहाँ पे किसका पलड़ा भारी रहा? हम बतौर मुसलमान ये कहते हैं कि वहाँ पे शमाइल नदवी की तरफ से जो मिसालें दी गई, जो दलीलें दी गई, वो लाजवाब थी। बिल्कुल उन्होंने अपना मौका बड़ी जांफिशानी के साथ, बड़ी तैयारी के साथ पेश किया। बतौर मुसलमान वहाँ पे जितने लोग बैठे हुए थे या मज़ाहब को मानने वाले लोग बैठे हुए थे, वो अप्रिशिएट कर रहे थे इन्हीं को, मौलाना साहब को। लेकिन वहाँ पे जो एथीस्ट बैठे हुए थे वो जावेद अख्तर को भी इसी तरह से अप्रिशिएट कर रहे थे। तो कौन जीता वहाँ पे ऐलान नहीं किया गया। 2 घंटे का ये मुज़ाकरा था, टाकरा था या फिर मुनाजरा था, मुबाहिसा था। इस दौरान बड़ी भरपूर दलीलें दोनों तरफ से दी गई। इस मुज़ाकरे का टाइम डिवाइड किया गया था, 10 मिनट पहले एक को, 10 मिनट फिर दूसरे को, उसके बाद 7-7 मिनट, उसके बाद फिर 5-5 मिनट, उसके बाद एक मरतबा फिर 5-5 मिनट, और इसके बाद फिर
दोनों एक दूसरे से सवालात कर रहे थे। उसके लिए 16 मिनट दिए गए थे और उसके बाद फिर वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उनको भी सवाल करने का मौका दिया गया, जिससे वो चाहते सवाल कर सकते थे। यहाँ पे इनकी तरफ से कहा गया, जावेद अख्तर की तरफ से कहा गया कि एक तो बिलीफ है, दूसरा अकीदा है। फेथ के हवाले से वो कहते हैं कि फेथ के लिए आपको किसी दलील की ज़रूरत नहीं है, मुसलमानों को भी किसी दलील की ज़रूरत नहीं है। जितने भी मज़ाहब हैं वो सारे कहते हैं कि इस हवाले से कोई दलील नहीं है, बल्कि जो बता दिया गया उसको हमने मानना है, बगैर दलील के मानना है। साथ वो कह रहे थे कि एक बिलीफ है, यकीन है, वो अलग चीज़ है, लेकिन इसका भी मौलाना निदवी की तरफ से भरपूर जवाब दिया गया। तो आखिर पे वोटिंग नहीं करवाई गई कि कौन जीता है कौन नहीं जीता। इसलिए दोनों ये दावा कर सकते हैं कि हमारा बंदा जीत गया है और हमारे बंदे ने मैदान मार लिया है। यहाँ पे ये भी बहुत बड़ी बात है कि जावेद अख्तर अथीस्ट की नुमाइंदगी कर रहे थे, लेकिन वो सबसे बड़े अथीस्ट नहीं हैं। जिस तरह से ये आलम थे, निदवी साहब, शुमाइल निदवी साहब आलम हैं, मुसलमानों के आलम हैं, लेकिन उन्होंने मुसलमानों की नुमाइंदगी वहाँ पे नहीं करनी थी। उन्होंने ये साबित करना था कि अल्लाह ताला का वजूद है। उन्होंने एक गेंद की मिसाल दी, इसे उन्होंने साबित करने की कोशिश की। और हमारा यकीन है, हमारा अकीदा है कि इनकी तरफ से जो कुछ कहा गया बिल्कुल दुरुस्त कहा गया। तो इसके जवाब में जिस तरह से जावेद अख्तर साहब कह रहे थे, हर बच्चा ये सवाल करता है अपने वालिदैन से कि खुदा से पहले क्या था। ये सवाल उनकी तरफ से भी किया गया और उन्होंने फिर ये भी कहा कि जो कुछ गजा में हो रहा है, जिस तरह से जुल्म होते हैं, जिस तरह से रेप होते हैं, अब इसका मतलब ये है कि आपको यकीन है कि दुआओं से तकदीर बदल जाती है या फिर दुआओं से मामला एक तरफ से दूसरी तरफ चले जाते हैं। आप दुआ करते हैं, आपकी दुआओं से शादी भी हो जाती है, आपकी दुआओं से आपकी जीत भी हो जाती है, बहुत कुछ हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है, आप कहते हैं कि खुदा बड़ा मर्सीफुल है, लेकिन गजा में जो कुछ हो रहा है वहाँ पे खुदा मर्सीफुल क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि ये तो फिर जालिम खुदा हो गया। इसका बड़ा ज़बरदस्त भरपूर किस्म का जवाब दिया गया निदवी साहब की तरफ से। उन्होंने जज़ा और सज़ा के हवाले से जिस तरह से आखिर पे जाके होगा, जिस तरह पे यहाँ पे हो रहा है, उन्होंने एक एक चीज़ को खोल के बयान कर दिया। तो नाजरीन, जिस तरह से सवालात किए जा रहे थे जावेद अख्तर साहब की तरफ से, उनका जिस तरह से ये जवाब दे रहे थे, मेरा ख्याल है कि जिस तरह से वो अपने दलाइल को बुनते थे, जिस तरह से उन्होंने बात करना होती थी, इसके लिए इनके पास टाइम नहायत ही मुख्तसर था। आप किस तरह से 10 मिनट में, 7 मिनट में, 5 मिनट में या आधे घंटे में, 1 घंटे में ये साबित कर सकते हैं मुकम्मल तरीके से कि जज़ा और सज़ा दुनिया में क्या है और आखिरत में क्या है। आखिरत है क्या? जैसा कि मैंने कहा कि जावेद अख्तर साहब अथीस्ट हैं, लेकिन वो अथीस्ट के आलम नहीं है। हो सकता है कि उनसे इस हवाले से कहीं ज़्यादा इल्म रखने वाले अथीस्ट हों, मुल्हिद हों। जावेद अख्तर साहब के दलाइल के जवाब में जो कोई नदवी साहब की तरफ से कहा गया, उसको आप बाकमाल, लाजवाल, बेमिसाल करार दे सकते हैं। उन्होंने मज़हब की नुमाइंदगी का हक अदा कर दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि खुदा का वजूद था, है और हमेशा रहेगा। जावेद अख्तर की तरफ से ये सवाल किया गया कि खुदा कब से है, उसका भी उन्होंने तशफ़ी बख्श जवाब दिया। अगले इशू की तरफ चलते हैं। ये इशू है DGISI की तकर्री। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के हवाले से कहा जा रहा है, बल्कि अबसार आलम की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून की पूरी ये कोशिश रही है कि नदीम अंजम साहब को रिटायरमेंट के बाद उनको DGISI उसी तरह से बना दिया जाए जिस तरह से शमसुर रहमान कल्लू को बेनज़ीर भुट्टो की तरफ से 90 की दिहाई में बनाया गया था, बल्कि 90 की दिहाई से भी पहले 88 में जब बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत आई थी, उस वक्त बनाया गया था। और वो कहते हैं कि ये तजर्बा कामयाब नहीं हुआ था। बहरहाल उन्होंने शमसुर रहमान को, जो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट थे, उनको उन्होंने DGISI बनाया था, लेकिन फिर फौज में इसका क्या रद्द-ए-अमल आया। उन दिनों असलम बेग साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे और ताकतवर तरीन पाकिस्तान के उस दौर के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। सारे मामला उन्हीं ही के हाथों में थे। बेनज़ीर भुट्टो की तरफ से शमसुर रहमान को DGISI बनाया गया और वो बेनज़ीर हीट को रिपोर्ट करते थे। असलम बेग साहब की तरफ से ये किया गया कि आर्मी चीफ की तरफ से जो काम ISI से लिया जाता था, पहले लिया जाता था और उसके बाद भी लिया जाता था, वो उन्होंने MI से लेने की कोशिश की। और उन दिनों मिलिट्री इंटेलिजेंस MI के सरबराह थे दुरानी साहब, असद दुरानी, मेजर जनरल। सारे मामला उनके थ्रू ही असलम बेग साहब की तरफ से तय किए जाते थे। जैसे कि सियासतदानों में पैसे बांटे गए और ये पैसे मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह जनाब असद दुरानी साहब की तरफ से बांटे गए थे। 100% ऐसे हुआ था। मियां नवाज शरीफ को भी शायद 10 करोड़ रुपया दिया गया था। बाकी
باقی لوگوں کو بھی پیسے دیے گئے تھے۔ اس حوالے سے ہم کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں۔ تو آج بھی یہی مسلم لیگ نون کا موقف ہے، بلکہ ابصار عالم کا موقف ہے کہ جس طرح سے پہلے کبھی شمس الرحمان کو جو ریٹائرڈ جنرل تھے ان کو DGISI بنایا گیا تھا، اسی طرح سے مسلم لیگ نون کی طرف سے زور دیا گیا کہ ان کو DGISI بنایا جائے۔ اگر ان کو DGISI نہیں بنانا تو پھر سعودی عرب یا امریکہ میں ان کو سفیر لگا دیا جائے۔ ایک جگہ پر کہا گیا ہے کہ سعودی عرب میں سفارت کی بات کی گئی تھی، اور دوسری جگہ پر کہا گیا ہے کہ امریکہ میں ان کو سفیر لگانے کی سفارش کی گئی تھی، اور تیسری سفارش ان کے حوالے سے مسلم لیگ نون کی طرف سے ان کو نیشنل سیکیورٹی کونسل کا مشیر تعینات کر دیا جائے، یہ محکمہ ان کے حوالے کر دیا جائے۔ لیکن پتہ چلا ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کی خواہشیں پوری نہیں کی گئیں، تو DGISI پھر کون بن سکتا ہے؟ اب میڈیا میں، سوشل میڈیا پر زیادہ تر یہ خبریں آ رہی ہیں کہ میجر جنرل فیصل نصیر جو DGC ہیں ISI میں، ان کو DGISI لگایا جا رہا ہے۔ اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ واجد عزیز صاحب جو ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ ہیں ان کو DGISI لگایا جا رہا ہے۔ تو جنرل فیصل نصیر کے حوالے سے مسلم لیگ نون کو شاید تحفظات ہیں، اور یہ ان پر کیسے ثابت ہو گیا، کیسے ظاہر ہو گیا کہ ان کو DGISI لگایا جا رہا ہے؟ کیونکہ فیلڈ مارشل صاحب لیبیا کے دورے پر گئے اور سعودی عرب کے دورے پر بھی وہ گئے، تو وہاں پہ DG صاحب ان کے ساتھ تھے، فیصل نصیر صاحب ان کے ساتھ تھے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے فائنل کیا ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں بہاولپور، وہاں سے خبر یہ ہے کہ سمیع اللہ چودھری اور طارق بشیر چیمہ جن کا تعلق مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے، گہرا تعلق ان کا ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ، کبھی PTI کے ساتھ ان کا بہت گہرا تعلق ہوا کرتا تھا، جبکہ سمیع اللہ چودھری صاحب کا آج بھی تعلق تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ تو وہاں پہ یہ سنا گیا ہے کہ ان دونوں میں ٹاکرا ہوا، کوئی کہتا ہے کہ اس نے اس کو تھپڑ مارا، کوئی کہتا ہے کہ اس نے اس کو تھپڑ مارا، کوئی یہ بھی کہتے ہیں کہ طارق بشیر چیمہ کے بیٹے کو انہوں نے سمیع اللہ چودھری صاحب نے تھپڑ مارا تھا۔ ہم نے ابھی فون پر بات کرنے کی کوشش کی ہے چودھری سمیع اللہ صاحب سے، لیکن ان کا فون اٹینڈ نہیں ہوا۔ بہرحال اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو نہایت ہی افسوسناک ہے، لیکن کچھ لوگوں کی طرف سے اپنا بابا اوپر رکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اس نے تھپڑ مارا، اس نے تھپڑ مارا۔ میرا خیال ہے کہ افسوسناک ہے یہ کہنا بھی کہ ہمارے بندے نے ان کو تھپڑ مارا ہے، انتہائی زیادہ افسوسناک ہے۔ چلتے چلتے بات کر لیں جنید صفدر کی، مریم نواز شریف صاحبہ کے بیٹے ہیں، ان کی ایک مرتبہ پھر منگنی ہو گئی ہے اور شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 16، 17، 18 جنوری کو ان کی شادی ہوگی، اور روہیل اصغر صاحب کی یہ پوتی ہیں جن کے ساتھ ان کی شادی ہو رہی ہے، اور ان کی یہ دوسری شادی ہے۔ پہلی شادی ان کی سیف الرحمان صاحب کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ طلاق ہو گئی تھی۔ اب ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو نئی ہونے والی شادی ہے اس کو کامیاب کرے، اور مریم نواز شریف صاحبہ، میاں نواز شریف اور کیپٹن صفدر کو اس حوالے سے مبارکباد ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔